मैं रोशन दहिया केमिस्ट्री पीजीटी श्री गुरुकुल साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका अभिनंदन करता हूँ। आज हम क्लास 12th का चैप्टर 4 रासायनिक बल गतिकी चैप्टर शुरुआत करेंगे। आज ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, जब ये चैप्टर जब एंड होगा, यानी हमारा आज का वीडियो जो एंड होगा, तो अंत में मैं आपको एक क्वेश्चंस पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। यानी आज का वीडियो जब हो जाएगा हमारा कंप्लीट, तो कंप्लीट होते ही मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखिए, रासायनिक बल गतिकी जो अध्याय हम शुरुआत करेंगे। तो रासायनिक बल गतिकी किसे कहते हैं? तो देखिए, इसकी डेफिनेशन क्या हो गई वो देखिए, रासायनिक विज्ञान की वह शाखा रासायनिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया के वेग का अध्ययन किया जाता है। तो रासायनिक बल गतिकी हम किसे कहेंगे? रासायनिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया के वेग का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? रासायनिक अभिक्रिया के वेग का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप जानते हो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में कोई क्रिया कारक होते हैं और क्रिया कारक से हमको क्रिया फल प्राप्त होते हैं। मान लेते हैं जो रिएक्टेंट्स है यानी क्रिया कारक है वो R है और उनसे कोई प्रोडक्ट P बनता है। तो देखिए, आपको पता है क्रिया कारक वो होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और क्रियाफल वो होते हैं जो प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होते हैं। तो देखिए, यहाँ जैसे जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो क्या होता है कि जो रिएक्टेंट्स है, तो ये रिएक्टेंट्स तो क्या होते हैं, धीरे धीरे आपको पता है अभिक्रिया में धीरे धीरे इनकी सांद्रता कम होती जाती है, और जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी सांद्रता में धीरे धीरे वृद्धि होती है। अब देखिए, जो अभिक्रिया का वेग हम कैसे निकाल सकते हैं? अभिक्रिया का वेग है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या हो गई अभिक्रिया के वेग की? तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया का वेग, तो क्या परिभाषा हो गई? देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के वेग की परिभाषा हो गई एकांक समय में, यानी इकाई समय में, एकांक समय में
क्रिया कारक यानी रिएक्टेंट्स या क्रियाफल यानी प्रोडक्ट उत्पाद क्रियाफल की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है। अभिक्रिया का वेग कहलाता है। वेग कहलाता है। तो आपको पता चला रासायनिक बल गति की क्या है स्टूडेंट्स। रासायनिक बल गति किसे कहते हैं? सबसे पहले हमने रासायनिक बल गति की परिभाषा लिखी और उसके बाद में हमने जो लिखा है वो रासायनिक अभिक्रिया का वेग। हमने दो परिभाषाएं लिखी है। सबसे पहले तो आप इन दोनों परिभाषा का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, जो रासायनिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया के वेग का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या बोलेंगे? रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। और रासायनिक अभिक्रिया का वेग, रासायनिक अभिक्रिया के वेग की डेफिनेशन क्या हो गई? इकाई समय यानी एकांक समय में जो क्रिया कारक है यानी रिएक्टेंट्स और क्रियाफल है यानी प्रोडक्ट, उनकी सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया का वेग। उसको हम बोलेंगे ये अभिक्रिया का वेग है। अब देखिए, इसको हम शो कैसे कर रहे हैं, इसको प्रदर्शित ऐसे करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया का वेग, रासायनिक अभिक्रिया का वेग R इक्वल टू क्रिया कारक या क्रियाफल की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन समय अंतराल इसी से ये परिभाषा बनी है कि एक ही समय में जो क्रियाकारक और क्रियाफल की जो सांद्रता है उसमें जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो देखिए, अभिक्रिया के वेग को हम R से डेनोट करते हैं। तो ये देखिए, हमने इसको R से डोनेट किया। R इक्वल टू अभिक्रिया में, इसमें देखिए इन दोनों की सांद्रता, चाहे प्रोडक्ट हो चाहे आपका जो है रिएक्टेंट्स हो, तो इनकी सांद्रता में चेंज को मैं डेल्टा सी का मीन्स क्या है? डेल्टा सी का अभिप्राय है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, इन दोनों में से कोई भी एक, यानी कि क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता कंसंट्रेशन, उसमें चेंज। तो ये क्या हो गया? द चेंज ऑफ द कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। तो जो इनकी सांद्रता में चेंज, तो आप इसका मीन समझ गए होंगे। डेल्टा सी का मतलब क्रियाकारक या क्रियाफल की सांद्रता में परिवर्तन, और जो समय अंतराल है उसको मैं डेनोट कर देता हूं टी से। तो डेल्टा टी, तो मेरे पास फार्मूला आ गया R इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। टी क्या है? समय अंतराल। डेल्टा सी क्या है? कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स। तो उसमें जो चेंज हो रहा है वो है ये डेल्टा सी। अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए
जिससे आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए हम कभी भी कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं, उसमें क्रियाकारक मतलब रिएक्टेंट्स आर है, रिएक्टेंट्स क्या है आर, यानी क्रियाकारक, और इससे प्रोडक्ट पी बन रहा है, यानी उत्पाद, क्रियाकारक से प्रोडक्ट बन रहा है पी। तो देखिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या होता है कि जब क्रियाकारक से क्या बनता है, क्रियाफल बनता है, तो क्या होगा कि इसकी जो सांद्रता है वो धीरे धीरे कम होगी और इसकी सांद्रता धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ेगी। यानी मान लीजिए कोई रिएक्शन है A + B = AB बन रहा है, तो जो क्रियाकारक है धीरे धीरे जब क्रियाकारक से क्रियाफल बनता है, यानी रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है, तो क्या होता है, जो रिएक्टेंट्स है उनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती है और उसके बाद में प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ देखिए, सपोज कीजिए आप कि कोई भी रिएक्शन है, उसके लिए टाइम लग रहा है T1 और उसके लिए सांद्रता में मान लेता हूं R1 और प्रोडक्ट की जो सांद्रता है वो मैंने मान ली P1। क्या किया, देखो स्टूडेंट्स, किसी भी टाइम T1 पर, कोई भी टाइम T1 पर में जो क्रियाकारक है यानी रिएक्टेंट्स है, उनकी जो सांद्रता है उसको मैंने क्या मान लिया R1, और जो प्रोडक्ट है उनकी सांद्रता मैंने मान ली P1। अब देखिए T2 समय पर जो क्रियाकारक है, रिएक्टेंट्स है, उसकी सांद्रता हो गई R2 और जो प्रोडक्ट्स है उसकी सांद्रता हो गई P2। तो ये देखिए, ये है अब मेरे पास में जो, ये आपको पता चल गया होगा, ये क्रिया R यानी रिएक्टेंट्स, B यानी प्रोडक्ट्स। तो हमें फार्मूला पता है कि कभी भी जो अब जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रदर्शित करते हैं तो R = क्या होता है, ΔC/ΔT होता है। तो सीधा सीधा है कि भाई इसमें सबसे पहले हम जो है किसी T समय पर जो इनके लिए हम लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे इनके लिए जो सांद्रता में परिवर्तन। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया की रासायनिक अभिक्रिया हेतु अब देखिए, सबसे पहले ये देखिए, ये समय अंतराल, तो मैं समय अंतराल कैसे लिखूंगा, देखिए डेल्टा T = T2 - T1, और सांद्रता में परिवर्तन में कैसे डोनेट करूंगा, डेल्टा R = R2 - R1, और जो प्रोडक्ट की सांद्रता है उसको कैसे शो करूंगा, डेल्टा P = P2 - P1। तो ये देखिए, हमने इनकी जो सांद्रता को इस प्रकार से शो किया। एक बार इस चीज़ को वापस समझिए। जैसे मान लीजिए T1 समय पर कोई भी जो रिएक्टेंट्स था, उस रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन यानी सांद्रता R1, और जो प्रोडक्ट था उसका कंसंट्रेशन P1। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद में, जो T2 टाइम पर कंसंट्रेशन क्या हो गया, R2, और
प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हो गया P2। अब देखना एक इंपॉर्टेंट चीज है जो दिमाग में फिट कर लेना, ध्यान से सुनना। रासायनिक अभिक्रिया का वेग हमेशा पॉजिटिव होता है। इस को दिमाग में परमानेंट फिट कर लो। क्या फिट करना है? रासायनिक अभिक्रिया का वेग सदैव पॉजिटिव होगा। तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग किस में होना चाहिए? पॉजिटिव में। ये आपको पक्का दिमाग में फिट करना है, इसको ध्यान में रखना है। अब देखिए क्या होता है कि ये अंतिम समय, ये प्रारंभिक समय है। तो ये क्या होता है कि उसमें चेंज आता है, समय में कितना समय अंतराल हुआ, जो आपका कंसंट्रेशन है यानी सांद्रता, उसमें कितना परिवर्तन हुआ, और उसके बाद में आपका जो प्रोडक्ट है उसमें कितना परिवर्तन हुआ, ये बताता है डेल्टा टी, डेल्टा आर, डेल्टा पी। ये तो एक सामान्य चीज थी। अब देखो मैंने यहाँ क्या बताया था, मैंने बताया है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब संपन्न होती है, रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है, तो रिएक्टेंट्स की मात्रा धीरे धीरे कम और प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ती है ना। अब देखो ये धीरे धीरे कम होता है तो क्या हुआ, ये जैसे जैसे कम होगा तो एक कंडीशन ऐसी भी आ सकती है ये जीरो हो जाए, और जीरो हो जाएगा तो वो रासायनिक अभिक्रिया ही बंद हो जाएगी, पूरा कंप्लीट भाई। आर धीरे 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 धीरे, समझ रहे हो मेरी बात? आर धीरे धीरे कम होगा, जब वो जीरो हो जाएगा तो अभिक्रिया ही बंद हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में इसकी जो वैल्यू है वो तो इससे कम हो जाएगी, और इससे जब कम हो जाएगी तो वो नेगेटिव में आएगी। वो हमेशा किस में आएगी? नेगेटिव में आएगी। इसकी वैल्यू में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये तो प्रोडक्ट तो धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है, तो इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव आ जाएगी, लेकिन इसकी वैल्यू आपके सामने नेगेटिव आएगी। तो इनके लिए जो है हम अभिक्रिया के वेग को कैसे लिखते हैं, किस प्रकार से डोनेट करते हैं वो देखिए। जैसे रासायनिक अभिक्रिया के वेग को लिखना है तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को अभी अभी मैंने बताया था किससे डोनेट करते हैं? आर से। तो आर इक्वल टू, अब देखिए डेल्टा सी कंसंट्रेशन, अभी अभी मैंने फार्मूला बताया था, वापस लिख देता हूं, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। अब मुझे मान लीजिए किसके लिए लिखना है? मुझे लिखना है क्रिया कारक के लिए। तो मैं क्रिया कारक हेतु, पहले मैं क्रिया कारक के पद हेतु लिखता हूं, क्रिया कारक आर के पद के लिए, सिर्फ क्रिया कारक आर हेतु अभिक्रिया का वेग। और अभिक्रिया के वेग को कैसे डोनेट करते हैं मैंने बता दिया आपको, आर से। तो ये क्या हो जाएगा? आर इक्वल टू, अब देखिए यहां पर ये क्या है, इसकी जो सांद्रता क्या है वो देख लीजिए। इनकी जो सांद्रता है वो दी हुई हमको देखनी। तो ये हो गया डेल आपके R2 माइनस R1। तो इनकी सांद्रता को आप सीधा शो कर दीजिए एक बार, डेल्टा सी से मान लेते, चलो डेल्टा सी, और ये मान लेते हैं डेल्टा टी। लेकिन जब कभी भी आप ये शो करोगे तो यहाँ हमेशा कौन सा साइन लगोगे? नेगेटिव। अब आप कहोगे यहाँ नेगेटिव क्यों लगाना? देखो इसकी मात्रा कम हो गई, इसकी ज़्यादा हो गई, तो आंसर तो नेगेटिव में आएगा। और जब नेगेटिव में आंसर आएगा तो हम ये साइन लगाएंगे नेगेटिव, तो हमें रासायनिक अभिक्रिया का वेग हमेशा प्लस में मिलेगा, क्योंकि माइनस और माइनस को इनटू करेंगे तो हमारे पास में आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो इसलिए यहाँ पर कभी भी जो रिएक्टेंट्स के लिए जब हम कभी भी लिखते हैं क्या? अभिक्रिया का वेग, तो हमेशा एक बात परमानेंट नोट कर लीजिए कि कभी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग जब क्रिया कारक यानी रिएक्टेंट्स के लिए लिखा जाता है तो हमेशा नेगेटिव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और अब मैं मान लीजिए ये जो है इसके लिए, ये मैंने किसके लिए यूज लिया था? क्रिया कारक के लिए। अब मान लीजिए क्रियाफल के लिए, तो ये देखिए क्रियाफल हेतु यानी क्रियाफल यानी P, तो उसके लिए मैं लिखता हूं। तो देखिए ये डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, तो ये आपको हमेशा ये लिखा जाएगा पॉजिटिव में।
तो आपको ये तो लेख पता चल ही गया कि कभी भी हमको जब क्रिया कारक की जो सांद्रता है उसके लिए लिखना है रासायनिक अभिक्रिया का वेग, तो हम क्रिया कारक के लिए हमेशा नेगेटिव साइन यूज लेंगे, ऋणात्मक चिन्ह यूज लेंगे, और क्रियाफल है तो हम हमेशा पॉजिटिव साइन काम में लेंगे। अब देखिए, जैसे हमें मान लीजिए इसके लिए लिखना है आर के लिए, तो मैं क्या लिखूंगा, सीधा सीधा लिखूंगा, जैसे आर इक्वल टू डेल्टा आर के लिए लिख रहा हूं तो मैं यहां साइन लगा दूंगा नेगेटिव अपॉन डेल्टा टी, नो प्रॉब्लम। उसके बाद में देखिए जो मैं नेक्स्ट जो है आर लिख रहा हूं किसके लिए, जो है प्रोडक्ट के लिए, तो यहां लिख दूंगा प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, बस नो प्रॉब्लम, ये हो गए सॉल्व। अब देखिए मतलब बहुत इजी चैप्टर है, तो इसको अच्छी तरह से समझिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए, एक चीज़ सुनिए तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट लेते रहिए बीच बीच में। अब देखो स्टूडेंट्स, अब हमको कुछ आपको ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे मान लो कोई मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, सपोज कीजिए मरकरी है वो क्लोरीन के साथ में रिएक्शन कर रही है, क्लोरीन, तो मेरे पास में बन गया ये। अब देखिए ये क्या हो गया, रिएक्टेंट्स यानी क्रियाकारक, ये क्या हो गया, क्रियाफल। तो आपको पता है रासायनिक अभिक्रिया का वेग दो पद में लिखा जा सकता है। कौन कौन सा पद, देखिए पहला जो हमारा पद है रासायनिक अभिक्रिया का वेग, वह है कौन सा है, क्रिया कारक के पद में, क्रिया कारक के पद में। और दूसरा जो है हमारा क्रियाफल के पद में। तो दो तरीके से लिखा जा सकता है, क्रिया कारक के रूप में कैसे लिखना है, क्रिया फल के रूप में कैसे लिखना। मैंने बताया वो चीज़ ध्यान रखिए, कभी भी जब हम क्रिया कारक के रूप में लिखते हैं तो क्या होता है, क्रिया कारक के रूप में लिखने पर हमेशा नेगेटिव चिन्ह लगाया जाता है। तो ये देखिए इसमें क्रिया कारक क्या हो गई, मान लीजिए मैं इसके लिए लिख रहा हूँ, तो मुझे अभी क्रिया का वेग लिखना है क्रिया कारक के पद में। सबसे पहले मैं क्रिया कारक के पद में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, देखो ऐसे लिखूंगा, आर इक्वल टू, ये क्या हो गया, डेल्टा एच जी, इसका कंसंट्रेशंस ऑफ, ये इसके अंदर अपॉन, और ये हो गया डेल्टा टी। तो देखिए इसमें इस बार मैंने मरकरी का यहाँ कंसंट्रेशन, मरकरी का जो है ये सांद्रता, मरकरी की सांद्रता लिखी है, तो मैंने अभिक्रिया के वेग को ऐसे दर्शाया। अब मान लीजिए यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मैंने आपको क्या बताया, यहाँ कि कौन सा सिंबल लगाना, माइनस लगाना, क्योंकि ये क्रिया कारक है। अब क्रियाफल के रूप में लिखना तो देखो कैसे लिखेंगे, माइनस डेल्टा Cl2 अपॉन डेल्टा टी लिख देंगे। तो ये किसके रूप में हो गए, ये मैंने लिख दिए इसके अंदर जो है आपके क्रिया कारक के रूप में, दोनों में यहाँ ऋणात्मक चिन्ह काम लेना। अब मुझे क्रियाफल के रूप में लिखना है, तो उसके लिए मैं लिखूंगा आर, रासायनिक अभिक्रिया का वेग लिखूंगा, ये डेल्टा मरकरी क्लोराइड
उसकी सांद्रता हो गई अपॉन नीचे ये हो गया डेल्टा टी। तो इस प्रकार से हम इसको शो कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें ये लेना है कि इसमें जो रासायनिक विक्रिया का जो हम वेग ले रहे हैं, ये तो क्रिया कारक इसमें नेगेटिव चिन्ह लग रहे हैं और इसमें पॉजिटिव चिन्ह लगाना है, आपको ये पता चल गया। अब एक दूसरी रिएक्शन देखिए, जैसे सपोज कीजिए आपके पास में ये रिएक्शन हो, 2 हाइड्रोजन आयोडाइड हो, डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है। ये देखिए ये हो गया हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, हमें मान लीजिए ये रिएक्शन दे दें, ठीक है। अब इस रिएक्शन के अंदर यहाँ देखिए यहाँ 2 लगा हुआ, इसमें तो देखो कोई कुछ आगे कुछ नंबर नहीं था, तो ये स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक है। ये क्या है? स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक बोलते हैं इसको, स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक। तो इसको हम स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक, और स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक दिया रहता है तब हमको क्या करना है, इसको अपॉन में लिखना है, डिवाइड में लिखना है। कैसे? ऐसे जैसे देखिए सबसे पहले हम इसके लिए हम लिख रहे हैं क्रिया कारक के लिए, तो हम कैसे लिखेंगे इसके लिए? तो देखिए सबसे पहले यहाँ जो इसका अभिक्रिया का जो वेग लिखेंगे वो हम लिखेंगे कंसंट्रेशंस ऑफ द हाइड्रोजन आयोडाइड HI। तो ये HI अपॉन डेल्टा HI डेल्टा T। तो डेल्टा HI। अब यहाँ देखिए आपको क्या करना है कि मैंने ये बताया था कि यहाँ ये स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक देते हैं तो इसको हमेशा डिवाइड में लिखना है। तो ये आ जाएगा इंटू 1/2। यहाँ यदि 3 होता है तो 1/3, यहाँ 4 होता है तो 1/4 आ जाता। तो लेकिन ये कौन सी हम ये जो है क्रिया कारक है, रिएक्टेंट्स है, तो यहाँ हम सिंबल लगा देंगे नेगेटिव। तो हमारा जो है ये आ गया इसके अंदर जो है क्रिया जो कारक है उसके लिए ये जो रासायनिक अभिक्रिया का वेग हमने लिख दिया। अब मान लीजिए क्रिया फल के लिए लिखना है, तो देखिए R इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर डेल्टा ये हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन अपॉन ये डेल्टा T, और आयोडीन के लिए लिखना है तो वही डेल्टा यहाँ लिख दीजिए आयोडीन अपॉन डेल्टा T। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो है क्रिया कारक के पद में और क्रिया फल के पद में हमने सीखा इसको अच्छी तरह से। तो इसको देखिए, इसको एक बार अच्छी तरह से इतना ही ध्यान रखना है, आपको क्रिया कारक हो तो नेगेटिव लगाना है और क्रिया फल हो तो आपको पॉजिटिव लगाना है। और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है, कभी भी स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक हो तो उसको कहाँ लिखना है? अपॉन में, डिवाइड में लिख देना। अब हम देखिए एक रिएक्शंस का और एग्जाम्पल देते हैं और उसमें अभिक्रिया का वेग कैसे लिखते हैं वो बताते हैं। देखिए जैसे ये नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ हुई तो क्या बनता है? अमोनिया NH3। बैलेंस करते हैं, ये 2 लगाया यहाँ लगाया 3। देखिए ये रिएक्शन है और इसके लिए हमें क्रिया कारक के लिए और क्रियाफल के लिए हमें क्या लिखना है? रासायनिक अभिक्रिया का वेग लिखना। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका वेग लिखने के लिए आप सबसे पहले देखिए इसमें क्रिया कारक कौन से हैं? ये हो गए आपके क्रिया कारक R। क्रियाफल कौन से हो गए? ये प्रोडक्ट P। मैंने आपको एक रिएक्शन जो थी अभी जस्ट पहले मैंने क्या बताया था आपको, 2HI इक्वल टू H2 प्लस I2 में मैंने बताया था स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक दे तो क्या करना। तो इसमें देखिए स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ है 3। तो इसके लिए अभिक्रिया का वेग कैसे लिखते हैं वो देखिए।
अब हमें इसके लिए लिखना, तो सबसे पहले मैं क्रिया कारक के लिए लिखता हूँ। किसके लिए लिखता हूँ? क्रिया कारक के लिए। तो यहाँ देखिए क्रिया कारक के लिए मैं कैसे लिखूंगा? सबसे पहले क्रिया कारक नाइट्रोजन के लिए लिखता हूँ। तो देखिए ये डेल्टा N2 का कंसंट्रेशंस और नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि मैं किसके लिए लिख रहा हूँ? मैं लिख रहा हूँ क्रिया कारक के लिए, अपॉन डेल्टा T। नो प्रॉब्लम, इतना इजी है। अब देखिए इसके लिए लिखना तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए यहाँ पर डेल्टा, ये कंसंट्रेशंस ऑफ द हाइड्रोजन्स अपॉन डेल्टा T, लेकिन माइनस तो लगा नहीं है। लेकिन माइनस के अलावा और क्या लगाना वो देखिए। यहाँ पर माइनस तो लगेगा, लेकिन उससे पहले एक चीज और लगेगी। यहाँ देखिए स्टाइक्योमेट्री गुणांक दिया 1/3, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? 1/3। तो ये लिख देंगे 1/3, इसके अंदर लिख देंगे इनटू में। तो माइनस इसलिए लगाते हैं क्योंकि मैंने बताया था हमेशा इस नेगेटिव यहाँ लगा दी। माइनस लगाना किसके लिए? जब क्रिया कारक दिए, और ये स्टाइक्योमेट्री गुणांक था तो मैंने यहाँ 3 लिख दिया। अब मैं लिख रहा हूँ क्रियाफल के लिए। क्रियाफल के लिए जो अभिक्रिया का वेग कैसे लिखेंगे? वहाँ देखिए डेल्टा NH3 का कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T। तो ये हमने लिख दिया किसके लिए? अमोनिया के लिए, यानी क्रियाफल के लिए। तो कभी भी जब अभिक्रिया का वेग निकालते हैं तो आपको क्या क्या ध्यान रखना? नंबर 1, पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है, जब क्रिया कारक दिए हो, रिएक्टेंट्स हो, तो रिएक्टेंट्स के लिए हमेशा कौन सा साइन यूज लोगे? हमेशा साइन जो चिन्ह काम लेंगे वो नेगेटिव, ऋणात्मक काम में लेंगे। और जो क्रियाफल होते हैं उनके लिए प्लस का चिन्ह लेंगे, धनात्मक। एक चीज ये ध्यान रखना, जब स्टाइक्योमेट्री गुणांक दे दिया जाए, अब देखिए वहां 2 दिया तो मैं यहाँ क्या नहीं लिखा, यहाँ 2 लिखना। तो ये देखिए 1/2, ये आपको ध्यान रखना 1/2 क्यों लिखा गया है? इसका रीजन क्या है? इसको इनटू में कर सकते हो 1/2, कि कोई भी जब यहाँ अंक दे दे, क्या चीज दे दे? स्टाइक्योमेट्री गुणांक दे दे, यानी ये स्टाइक्योमेट्री गुणांक उसको हमेशा अपॉन में लिखना। बस ये चीज ध्यान रखनी है। तो आपको 2 चीजें फिट कर लीजिए दिमाग में। क्या चीज? पहली तो आपका जो रिएक्टेंट्स है वो हमेशा किस में आना चाहिए? नेगेटिव में। किसके अंदर? सिर्फ रिएक्टेंट्स में। और दूसरा स्टाइक्योमेट्री गुणांक को अपॉन डिवाइड में लिखते हैं। तो ये अभिक्रिया का वेग ऐसे लिखा जा सकता। अब देखिए जो औसत रासायन जो वेग होता है उसको कैसे लिखा जाएगा? रासायनिक अभिक्रिया का औसत वेग, एवरेज वेग। देखिए रासायनिक अभिक्रिया का वेग धीरे धीरे, पहले क्या होता है वो धीरे धीरे घटता है, फिर एकदम घटता है। तो इसलिए हम औसत जो होता है एवरेज वो निकालते हैं इसके लिए। तो वो कैसे निकालते हैं? जैसे मान लीजिए मेरे पास में ये एक ग्राफ है, ग्राफ से समझा देते हैं आपको। ये एक ग्राफ है, ये x है और ये y एक्स है। अब देखिए यहाँ मान लीजिए ये R0, यानी जो क्रिया कारक है रिएक्टेंट्स उसकी अधिकतम सांद्रता है। और धीरे धीरे फिर इनकी सांद्रता क्या होती है? टाइम के अकॉर्डिंग। यहाँ डेल्टा T ले लेते हैं, और इधर क्या है? ये डेल्टा R रिएक्टेंट्स की सांद्रता। तो देखिए धीरे धीरे यहाँ से जैसे जैसे ये टाइम बीतता है, यहाँ से जैसे जैसे ये टाइम बीतता है तो वैसे वैसे ये इसकी सांद्रता एकदम, पहले क्या होता है धीरे धीरे घटती है फिर एकदम घट जाती है। ये देखिए ये इस प्रकार से ग्राफ है।
अब मैं यहाँ पर कोई भी टाइम ले लेता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ टाइम लिया, ये t1, नीचे ये टाइम ले लेता हूँ यहाँ t1, तो यहाँ मैंने टाइम लिया t1, तो t1 टाइम पर यहाँ कंसंट्रेशन हुआ R1, और t2 टाइम पर ये यहाँ मैं जो है टाइम ले लेता हूँ t2 टाइम पर इसका कंसंट्रेशन हो गया मान लीजिए R2। तो ये जो ग्राफ है परवलय ग्राफ आया है, दिख रहा है आपको परवलय ग्राफ है। तो इसके लिए जो हम लिखेंगे R एवरेज, तो क्या लिखेंगे, तो देखिए सीधा सीधा रिएक्टेंस है, रिएक्टेंस के लिए सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, नेगेटिव साइन लगाएंगे। फिर इनका कंसंट्रेशन लिखना, तो क्या लिखेंगे, R2 का कंसंट्रेशंस माइनस R1 का कंसंट्रेशंस अपॉन T2 माइनस T1 डेल्टा, और ये नेगेटिव, ये लिखेंगे। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। तो देखिए ये हमारे पास में एवरेज आ गया। तो ये क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया का जो है औसत वेग। तो रासायनिक अभिक्रिया का औसत वेग ये मैंने एक ग्राफ से बताया। ये देखिए ये जो एरिया है परवलय एरिया, ये यहाँ से यहाँ तक, ये है आपके R एवरेज। अब देखिए जो ताक्षणिक वेग कैसे निकालते हैं, इसी प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया का ताक्षणिक वेग निकालते हैं। तो देखिए यहाँ मान लेते हैं कोई भी टाइम t मान लेता हूँ, ये लो मैंने टाइम मान लिया t। तो देखिए t मानने के कारण से अब यहाँ से यहाँ तक का ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये परवलय है, ये ताक्षणिक वेग है। लेकिन ताक्षणिक वेग क्या होता है, देखिए क्या होता है कि ताक्षणिक वेग औसत वेग के कब बराबर होता है, जब टाइम 0 हो जाए, यानी जब टाइम जो है वो क्या हो जाए, नगण्य हो जाए, 0 हो जाए, तब उसको जो है हम ये ताक्षणिक वेग के रूप में इसको लिखा जाता है, जब ये इसमें 0 हो जाए एवरेज के रूप में। तो आपको कोई पूछ लेवे कि रासायनिक अभिक्रिया का जो ताक्षणिक वेग होता है वो कब होता है, वो जब होता है जब उसके अंदर डेल्टा टी क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो ऐसी स्थिति में जो आपका R एवरेज होगा वो ताक्षणिक वेग के समान होगा। तो आपको ये याद रखना है कि डेल्टा टी 0, तो उसका वेग क्या हो जाएगा, ताक्षणिक वेग हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस ग्राफ के बाद हम इसकी SI यूनिट क्या होती है वो देखते हैं। तो इसकी देखिए SI यूनिट क्या होगी, कि जो इसकी इकाई होगी वो क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया की इकाई, रासायनिक अभिक्रिया के वेग की इकाई, रासायनिक अभिक्रिया के वेग की SI यूनिट, वेग की इकाई, तो वो होती है आपके मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये होती है। लेकिन जब ये गैसीय स्थिति में होती है तो इसके अंदर यहाँ आ जाएगा ATM सेकंड इनवर्स। तो जब गैसीय अवस्था होगी तो रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है उसकी इकाई क्या होगी, ATM सेकंड स्क्वायर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए स्टूडेंट्स, अभिक्रिया के वेग जो होता है, अभिक्रिया का वेग, उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो देखिए अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया की बात हो रही है, अभिक्रिया के
वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तो अभिक्रिया जो होती है उसके वेग को, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं वो हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो कारक है वो है रिएक्टेंट्स जो होते हैं, क्रिया कारक की सांद्रता, क्रिया कारक की सांद्रता। देखिए जो आपके क्रिया कारक होगा, रिएक्टेंट्स होगा, उसका कंसंट्रेशन उसके ये समानुपाती होता है, यानी कि जो अभिक्रिया का वेग होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, कंसंट्रेशंस के, क्रिया कारक के कंसंट्रेशन के। तो ये देखो क्रिया कारक है उसका कंसंट्रेशन मैक्सिमम है तो अभिक्रिया का वेग भी ज़्यादा होगा। इसका कारण क्या है कि ज़्यादा कंसंट्रेशन होने के कारण से देखिए, जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे अणु होते हैं और वो अणु एक दूसरे से यूँ टकराते रहते हैं, तो अभिक्रिया जल्दी संपन्न हो जाती है, अभिक्रिया का वेग ज़्यादा होता है। अब उसके बाद में जो दूसरा फैक्टर काम करता है वो है टेम्परेचर, तापमान। यदि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, ताप ज़्यादा होता है, तो जो अभिक्रिया का वेग होता है वो भी ज़्यादा होता है। क्योंकि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं हम, तापमान बढ़ाते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा इंक्रीज हो जाती है, और गतिज ऊर्जा इंक्रीज हो जाने के कारण से उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में ज़्यादा टक्कर होगी। तो इसलिए जो अभिक्रिया का वेग होता है वो टाइम के भी प्रोपोर्शनल होता है। जो थर्ड फैक्टर काम करता है वो है कैटलिस्ट, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, यानी कि स्वयं अपरिवर्तित रहते हुए रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, वो सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? कैटलिस्ट। देखिए कैटलिस्ट जो होते हैं उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट, यानी धनात्मक उत्प्रेरक और ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो जो धनात्मक उत्प्रेरक होते हैं वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। तो अभिक्रिया के वेग को यदि बढ़ा रहे, उसमें यदि धनात्मक उत्प्रेरक है तो अभिक्रिया का वेग इंक्रीज होगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए जो इसके अलावा थर्ड जो अपना जो कारक है वो है जो अपने ये अभिकारक की जो होती है वो प्रकृति कैसे होती है। जैसे मान लीजिए कोई भी अभिकारक है उसकी प्रकृति, तो देखिए अभिकारक की प्रकृति, अभिकारक की प्रकृति, जो क्रियाकारक जो होते हैं तो उनकी प्रकृति कैसी है, अभिकारकों की प्रकृति। जैसे मेरे पास में ये देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसको ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर रही तो ये बन गई कार्बन डाइऑक्साइड। बैलेंस कर दिया, यहाँ 2 लगा दिया, यहाँ लगा दिया 2, तो ये देखिए यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बनी। लेकिन ये क्रिया बहुत धीमी होती है। इसकी जगह यदि मान लीजिए मैं ये ले लेता हूँ और इसको ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करा देता हूँ, तो मेरे पास में ये बन गई NO2। ये देखो इस जो नीचे वाली रिएक्शन है वो बहुत फास्ट होती है, ऊपर वाली क्रिया धीमे होती है। इसका कारण क्या, रीजन क्या है? इसका सीधा सीधा रीजन है क्रियाकारक, क्रियाकारक की प्रकृति। कार्बन मोनोऑक्साइड थी तो अभिक्रिया धीरे हो रही थी, और यहाँ नाइट्रस ऑक्साइड है तो अभिक्रिया जो होती है बहुत फास्ट गति से होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो रासायनिक अभिक्रिया का वेग है वो क्रियाकारक की प्रकृति पे भी निर्भर करता है। अगला जो हम पढ़ेंगे 5वां, वो है जो क्रियाकारक होते हैं
रिएक्टेंट्स क्रिया कारक उनका पृष्ठीय क्षेत्र जैसे मान लीजिए मैं एक छोटी सी रिएक्शन कराता हूं, ये देखिए Zn प्लस H2SO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। इस रिएक्शन में देखिए, इस रिएक्शन में हम देखते हैं जो जिंक की, मैंने मान लीजिए जिंक का एक टुकड़ा लिया बड़ा, या जिंक के छोटे छोटे टुकड़े लिए। देखिए जिंक के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, चारों ओर का एरिया ज़्यादा होता है, जबकि एक सीट होती है पर्टिकुलर तो एक जगह उसका एरिया कम होता है। तो हमेशा ध्यान रखना टुकड़ों का क्षेत्रफल, ऐसा नहीं है कि टुकड़े छोटे हो गए एरिया छोटा हो गया। पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल मान लीजिए ज़्यादा होगा तो जो है रासायनिक अभिक्रिया का वेग भी तीव्रता से होगा। तो जिंक का चूर्ण लेके यदि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करें तो तेज गति से हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जो हमने इस चैप्टर के अंदर आज क्या पढ़ा था उसको एक बार वापस सुन लीजिए। रासायनिक जो है, रासायनिक वेग यानी कि आपको ये पता होना चाहिए रासायनिक बल गति की परिभाषा, इससे संबंधित वेग है। तो देखिए रासायनिक बल गति की, रासायनिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया के वेग का अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? रासायनिक बल गति की। अभिक्रिया के वेग को कैसे परिभाषित करेंगे कि एक ही समय में यानी एकांक समय में क्रिया कारक या क्रियाफल की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या बोलेंगे? अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया के वेग के लिए यदि क्रिया कारक है, क्योंकि क्रिया कारक की मात्रा आपको पता है स्लोथ यानी घटती है और क्रियाफल की मात्रा बढ़ती है, तो इसलिए हम जो होता है कभी भी जब हम अभिक्रिया का वेग लिखते हैं तो अभिक्रिया का वेग लिखते समय हम क्या करते हैं? क्रिया कारक की जो है उसके अंदर क्या साइन लगाते हैं? नेगेटिव, यानी कि जो क्रिया कारक की सांद्रता है उसके अंदर क्या होती है? घटती, इसलिए हम नेगेटिव साइन यूज लेते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग यदि क्रिया कारक के लिए लिखा जाए तो ऋणात्मक साइन काम लेना, ऋणात्मक चिन्ह लगाना, और प्रोडक्ट के लिए काम लिया जाए तो धनात्मक चिन्ह लगाना। यदि स्टाइक्योमेट्री गुणांक दिया जाए तो उसको अपोन में लिखना है, ये ध्यान रखना है। इसके वेग को प्रभावित करने वाले कारक आपको मैंने बता दी। पहला कारक कौन सा था? जो क्रिया कारक है उनकी सांद्रता ज़्यादा है तो अभिक्रिया का वेग भी ज़्यादा। दूसरा कारक कौन सा था? टेम्परेचर, ताप ज़्यादा है तो अभिक्रिया का वेग भी ज़्यादा है। तीसरा कौन सा कारक था? उत्प्रेरक, कैटलिस्ट यदि धनात्मक है तो अभिक्रिया का वेग भी ज़्यादा होगा। चौथा हमारे पास में कौन सा था? क्रिया कारक की प्रकृति, क्रिया कारक कौन सा है तो उसके अकॉर्डिंग रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। चौथा था हमारा जो अगला पांचवा लास्ट में जो था वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग अधिकतम होगा। तो ये आपको हमने देखा। अब मैंने आपको क्या बताया था? जब हमारा वीडियो ये एंड होगा तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, सिर्फ एक क्वेश्चन। उसका आंसर सभी विद्यार्थी जो भी वीडियो देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि उसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। तो मेरा प्रश्न ये है कि जो रासायनिक अभिक्रिया का वेग है उसका अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या होता है गैसीय अवस्था, सिर्फ गैसीय अवस्था के लिए। वापस सुनिए, गैसीय अवस्था में रासायनिक अभिक्रिया का वेग का SI यूनिट क्या होता है? मैं लिख देता हूं, उसका आंसर देना। देखिए समझ में नहीं आया, प्रश्न लिख देता हूं यहां। जो रासायनिक अभिक्रिया का वेग है, रासायनिक अभिक्रिया का वेग किसके लिए लिखना है? सिर्फ गैसीय अवस्था, गैसीय अवस्था। जब रासायनिक अभिक्रिया का वेग गैसीय अवस्था में हो तो उसकी SI यूनिट बताइए, यानी मात्रक बताइए। केवल मात्रक लिखना है आपको, एक शब्द का आंसर देना है। प्रश्न वापस ध्यान से सुन लीजिए। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग निकालने हेतु गैसीय अवस्था की बात करें तो उसके लिए जो मात्रक है
वो क्या लिखा जाएगा? अच्छी तरह समझ में आ गया। गैसीय अवस्था हेतु रासायनिक अभिक्रिया के वेग का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या होगा? इसका आंसर नीचे लिख दीजिए। आप सबका बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, मुझे उम्मीद है और अच्छा सहयोग मिलेगा और आपके लिए मैं नए नए ट्रिक बेस पे बहुत सारे आगे फ्यूचर में क्वेश्चन लाऊंगा। अच्छी तरह से चैप्टर जो होता है उसको और अच्छी तरह से और पढ़ूंगा। तो आप कोई भी प्रकार की टेंशन ना लें, वीडियो को अच्छी तरह से देखें और आप सभी का सहयोग है तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं आप सबका आभारी।